नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाला हूँ उससे पहले एक छोटा सा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लेट्स स्टार्ट। मेरा सवाल आज का ये है कि आप आए दिन अलग अलग लोगों से मिलते होंगे, डेफिनेटली मिलते होंगे, है ना? और उनसे बातचीत भी करते होंगे। और हर एक जो व्यक्ति जो आपसे मिलता है या आप जिनसे मिलते हो उसको आप फिजिकली रूप से देखते होंगे, और उससे जब बातें करते हैं तो उनके बातें करने का स्टाइल आप देखते होंगे। ठीक है, उनके व्यूज़ देखते होंगे, उनके थॉट्स देखते होंगे, तो अलग अलग चीज़ें आप नोट करते होंगे। ठीक है, तो जब आप सामने वाले की किसी एक ऐसी चीज़ से काफ़ी इफेक्टिव हो अफेक्ट होते हो, अफेक्टेड होते हो, तो आपको लगता है कि भाई सामने वाले बंदे में कुछ दम है। ठीक है, यानी कि आपने प्रेजेंटली जो आपके सामने है उसको देखा और फिर नोट किया कि आपके माइंड में उसके लिए एक छवि सी बनी, जो माइंड में आपकी उसकी एक पिक्चर सी जो बनी है हल्की सी, चाहे वो अच्छी बनी है बुरी है बनी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी छवि बनी है उसको आपने उस व्यक्ति का जब भी नाम आएगा नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में, तो आप उसकी इमेज वही आपके सामने वापस आ जाती है। ठीक है, यानी इसको इस टॉपिक का नाम बताने से पहले, वैसे तो मैंने टाइटल में नाम दे दिया है, लेकिन नाम बताने से पहले जैसे अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई पर्सनैलिटी, कि आपको मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कैसा लगता है। हाँ, कमेंट में डाल सकते हो वैसे तो। ठीक है, बट मेरा जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी का। ठीक है, कि पर्सनैलिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, फाइन। हम सभी ये चाहते हैं कि हम लोग अच्छा दिखें। ठीक है, और दूसरों के सामने हमारी इमेज अच्छी बने, और उसके लिए हम स्टार्टिंग करते हैं कि हम फिजिकली रूप से सामने वाले जब भी किसी के सामने जाते हैं तो उनको बेस्ट से बेस्ट दिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे घर पे तो हम कैजुअली रहते हैं, बट जब हम बाहर निकलते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम अच्छे से अच्छा दिखना चाहिए अपने को। ठीक है, एक यूनिक दिखना चाहिए। तो वो वाली जो चीज़ है उसको हमने पर्सनैलिटी का एक पार्ट माना है, दैट इज योर फिजिकल अपीयरेंस। फाइन। इसके बाद, फिजिकल अपीयरेंस के बाद आती है कि आपके व्यूज कैसे हैं। ठीक है, आपके सोचने समझने का तरीका कैसे है, आपके चलने का तरीका कैसे है, आपके बोलने का तरीका कैसा है। ठीक है, जो चीजें आप इंटरप्रेट कर रहे हो वो चीजें किस प्रकार की हैं, इन सब चीजों को कंबाइंड रूप से मिला के हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी। ठीक है, कि पर्सनैलिटी अच्छी है बुरी है, किस प्रकार की है। हाँ, कई बार क्या होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरह का बिहेव शो करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि हमारी पर्सनैलिटी या हमारा बिहेवियर कंसिस्टेंट एक ही तरीके से चलता रहता है, उसमें चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, और कुछ जो चेंजेस होते हैं वो हम जानबूझ के लेके आते हैं, और कुछ चेंजेस अपने आप आ जाते हैं। बट कंप्लीटली हम इसको कहेंगे यही कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज हम लेके आ रहे हैं। एक अच्छा व्यक्तित्व वो कहलाएगा जो समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, अब वो समय के अनुसार हमने जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन सामने वाले की मांग के अकॉर्डिंग किया है या हमने अपने आप किसी से प्रेरित होकर किया है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार के इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, अभी जो वर्ड मेरा है एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट जो है ये हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। यानी हर एक सिचुएशन में जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हमने एडजस्टमेंट किया है। अब वो यहाँ पे देखो, पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ तो पर्सनैलिटी में ना केवल हमारे बिहेवियर आएगा, ना केवल हमारे इंटरनल फीलिंग्स आएंगी या फिर इंटरनल जो हमारे अंदर है उन सब चीज़ों को मैं शामिल करूँगा, बल्कि इसके अंदर हम एक व्यूज, एक लर्निंग, इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, तो पर्सनैलिटी जो वर्ड है एक्चुअल में एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसको डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंने बीएड में एक डेफिनेशन पढ़ी थी और वो डेफिनेशन मुझे आज तक भी याद है। आलपोर्ट का आपने नाम सुना होगा। आलपोर्ट ने एक डेफिनेशन दी थी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये डेफिनेशन अपने आप में एक पूर्ण डेफिनेशन मानी जाती है, और है भी एक्चुअल में, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर व्यक्तित्व के बाहरी पक्ष के अलावा आंतरिक पक्ष को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो आलपोर्ट की ये जो डेफिनेशन है, इससे पहले के जो क्रम है व्यक्तित्व का उसमें, और इसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो सारे के सारे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे बनाया है।
छोटी सी कोशिश की है। आप लोग फेसबुक एंड व्हाट्सअप तो यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास अलग अलग तरह के सिंबल्स जो आते हैं जब हम किसी के सामने रिएक्शन करते हैं या फिर हम किसी के सामने अपना नेचर शो करना चाहते हैं तो हम वैसा स्माइली उसको भेज देते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें मैंने ट्राई की हैं, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये है पर्सनैलिटी एक्चुअल में। हम कैसा दिख रहे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, वो वाली चीज़ें इसके अंदर दिखा रही हैं। अगर हम खुश हैं तो ये वाला सिंबल हम भेजते हैं किसी को, थोड़ा उदास हैं तो ये भेजते हैं, अगर हम एक्साइटेड हैं या फिर हम ये कहें कि सरप्राइज है किसी चीज़ को देख के तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, चुप रहना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, अगर गुस्सा है तो ये, और बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आप देखो इसका मुंह कितना लाल हुआ है गुस्से के कारण। तो ये क्या है, ये हमारे मूड को दर्शा रहे हैं, ठीक है। सो मूड का मतलब क्या है, स्वभाव एक तरह से, तो स्वभाव का मतलब हमारी पर्सनैलिटी, ठीक है। तो इस तरह व्यक्तित्व का जो पर्सनैलिटी का जो टॉपिक है आज का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इसको अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। कुछ 4-5 पेजेस मैंने आज टाइम मिलते बनाए हैं इसके, वो पेजेस मैं बाद में पोस्ट करूंगा कल, क्योंकि ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ एक दिन के अंदर। इसको मुझे कम से कम टाइम लगेगा 2 दिन का इस टॉपिक के अंदर, बट फिलहाल मैं आपको ये जल्दी बता रहा हूँ कि हमें इस तरह व्यक्तित्व का जो टॉपिक है वो पढ़ना है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए होंगे इतना बेसिक चीज़ें तो, कि हमारा जो मूड है वो ही हमारी पर्सनैलिटी मानी जाती है एक तरह से। इसका एक पार्ट है ये मूड वाला, ठीक है। हम इसको कंप्लीटली पर्सनैलिटी नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ एक पार्ट ही माना गया है हमारी पर्सनैलिटी का, ठीक है। ओके, नाउ हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की। जो पर्सनैलिटी जो वर्ड है ये इंग्लिश का एक वर्ड है और लैटिन भाषा का एक वर्ड है पर्सोना, उससे ये बना है पर्सनैलिटी, ठीक है। यहां तक क्लियर? पर्सोना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मास्क, यानी कि मुखौटा, यानी कि हम किसी का नकली चेहरा जब लगाते हैं। पहले क्या करते थे लोग, एंटरटेनमेंट के लिए किसी दूसरे जानवर का या किसी दूसरे ऐसे जीव का मास्क या मुखौटा पहन के उस जैसी हरकतें करते थे, उस जैसा बिहेवियर शो करते थे, और यहीं से इस पर्सनैलिटी वर्ड का इजाफा हुआ है, एक तरह से ये निकला है, ठीक है। शाब्दिक रूप से अगर हम देखें तो व्यक्तित्व क्या है, जो बाहरी हमें दिखाई दे रहा, यानी एक बंदे की जो फिजिकल अपीयरेंस है हमारे सामने कि वो बंदा कैसा है, किस प्रकार का है, ठीक है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी उसको हमने शामिल किया, ठीक है। और अब इसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी कैसे, उसके कपड़ों के द्वारा, वो कैसा दिखता है, ये वाली चीजें हम इसको शाब्दिक अर्थ में पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आलपोर्ट की जो मैंने डेफिनेशन दी है, इसमें 2 ही डेफिनेशन मैं सबसे अच्छी मानता हूं अभी तक तो। वैसे आलपोर्ट वाली जो डेफिनेशन है ये 50वीं डेफिनेशन मानी जाती है साइकोलॉजी के अंदर हमारे। तो हायर एजुकेशन या जो साइकोलॉजी की जो बड़ी जो किताबें, रिसर्च की जो किताबें, उसमें आपको ये चीज़ें अच्छे से मिलेंगी, बट आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप ये समझ लीजिए कि इसकी जो अच्छे से अच्छी डेफिनेशन दी गई थी वो एक तो आलपोर्ट, ठीक है, और इसके सिमिलर डेफिनेशन भी आइजेंक का आपने नाम सुना होगा। आइजेंक और आलपोर्ट की दोनों की डेफिनेशन काफी सिमिलर थी। आइजेंक ने क्या कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक या मनोशारीरिक तत्वों का एक गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसका अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। सेम आइजेंक ने भी ये कहा था कि भाई एक जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के चरित्र, उसकी ज्ञान शक्ति या उसका शरीर गठन के करीब करीब एक स्थायी और टिकाऊ संगठन होता है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो दोनों की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम मानी गई है, आलपोर्ट एंड आइजेंक की, ठीक है। दोनों डेफिनेशन के अंदर हमें क्या चीज देखनी है, इन दोनों डेफिनेशन में 2 चीजें बताई गई थी। एक तो क्या कि भीतरी जो गुण है और एक बाहरी गुण, इन दोनों गुणों को शामिल किया गया है इन दोनों डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों जो चीजें हैं यही हमारी पर्सनालिटी में हम इंक्लूड करते हैं, भीतरी भी और बाहरी भी। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब मैं आपको 2 साइकोलॉजिस्ट के नाम और लिख रहा हूं यहाँ पे, इनको ध्यान से देखना। आपने शायद बीएड किया, एस्टेट या कोई किसी भी बुक में शायद ही इनको पढ़ा हो। 2 साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, एक तो चाइल्ड और दूसरा है वाल्टर मिशेल। इन दोनों के बाद अपनी डेफिनेशन दी है, ठीक है। और वो डेफिनेशन मैं इन चाइल्ड और वाल्टर मिशेल की जो डेफिनेशन है आलपोर्ट और आइजेंक से भी बेटर मानता हूं, और बेटर है भी। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इन दोनों की जो डेफिनेशन थी ना, जो आलपोर्ट और आइजेंक की डेफिनेशन थी, वो मेनली डेफिनेशन मानी जाती है क्योंकि इन दोनों ने पता क्या किया था, जो बाहरी जो गुण है, बिहेवियर जो है, आलपोर्ट और आइजेंक की बात कर रहा हूं, इन दोनों ने बिहेवियर को कम महत्व दिया था, ठीक है। और
जो अंदर जो चीजें हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी इन दोनों ने, लेकिन चाइल्ड और वाल्टर मिशेल ने भीतरी और बाहरी दोनों तरह के अनुभवों को व्यक्तित्व के अंदर शामिल किया है। चाइल्ड की डेफिनेशन है, वैसे मैं इसको इंग्लिश में बताना ज्यादा अच्छा करूंगा। पर्सनैलिटी रेफर्स टू मोर और लेस स्टेबल इंटरनल फैक्टर्स दैट मेक वन person's behavior consistent from one time to another and different from the behavior other people would manifest in comparable situations। ये चाइल्ड की डेफिनेशन थी, यानी कि भाई जो व्यक्तित्व होता है वो कम या ज्यादा स्थायी कारकों से होता है, जो व्यक्ति के व्यवहार को एक समय से दूसरे समय में संगत बनाता है, यानी कि उनको एक जैसा बनाता है, ठीक है, या फिर उनको स्टेबल बनाता है। और जो कंपैरेटिव सिचुएशन है, जो तुलनात्मक जो परिस्थितियां हैं, उनमें दूसरे लोगों के व्यवहार से अलग करता है, चाइल्ड ने ये कहा है। ये चाइल्ड की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आलपोर्ट की या फिर आइजेंक की या चाइल्ड की या वाल्टर मिशेल की, इन चारों ने ये जो 5 टर्म्स हैं, इन 5 टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया है इस पर्सनैलिटी वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो मैं वो 5 टर्म्स जो पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को या इन चारों की जो बातें बताई गई, उन चारों को मैं इन 6 पॉइंट्स के अंदर लिख रहा हूं। सबसे पहले आप पर्सनैलिटी के अंदर जो शामिल करोगे वो आता है साइकोफिजिकल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है साइकोफिजिकल सिस्टम। साइकोफिजिकल सिस्टम हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो? मनोशारीरिक व्यवस्था या तंत्र, एक तरह से। अब देखो इसमें 2 वर्ड आए हैं, मन और शरीर, यानी हमारा मन भी इसमें शामिल है और हमारा शरीर भी इसमें शामिल है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पर्सनैलिटी के अंदर, कि भाई आपके अंदर क्या है, व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट इज योर ओपिनियन, और आपका बाह्य व्यक्तित्व किस प्रकार का दिखाई, यानी आपका बाहरी परिवेश किस प्रकार का है। ये दोनों चीजें इस मनोशारीरिक व्यवस्था के अंतर्गत या मनोशारीरिक तंत्र के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, किसमें? पर्सनैलिटी के अंदर, ठीक है। अब ये एक तरह से आप ये मानो इसमें किसी भी व्यक्ति का कौन कौन से एलिमेंट्स अगर मैं इनमें शामिल करना चाहूं, तो किसी भी व्यक्ति की विशेषताएं, जो ट्रेट, जिनको हम हिंदी में शील गुण बोलते हैं, इनको ये भी मैं डिफाइन करूंगा कि क्या होते हैं। फिलहाल आप इनको समझ लो, गुण होते हैं किसी भी इंसान के, ठीक है। ये जो गुण है या किसी की आदत है या किसी का कोई चरित्र है, ये सारे के सारे ये चीजें हैं क्या? ये सारे मानसिक गुण हैं, लेकिन इनका आधार जो है, ये सारे मानसिक गुण है, लेकिन इनका आधार क्या है? शरीर ही तो है, यानी शरीर के द्वारा ही तो ये संचालित होते हैं। तो हम इसको मनोशारीरिक को अलग नहीं कर सकते। हमारे व्यक्तित्व में मन प्लस शरीर, ये दोनों चीजें शामिल होंगी, ये कहा गया है सबसे पहले पॉइंट के अंदर, जो इन चारों साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है अपनी अपनी डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। हो गया यहां तक? चलिए अब दूसरी बात करता हूं, जो दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहला पॉइंट साइकोफिजिकल सिस्टम, यानी कि मनोशारीरिक व्यवस्था या तंत्र, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरा पॉइंट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया था अपनी डेफिनेशन के अंदर, वो कहा गया था, नंबर 2 है गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक संगठन, अब ये गत्यात्मक संगठन है क्या? इसको हम बोलते हैं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो कैसे हम कहते हैं कि पर्सनालिटी जो है वो एक गत्यात्मक संगठन है, कैसे कहेंगे हम इस चीज को? हम सभी को पता है कि हमारी जो पर्सनालिटीज होता है, या जो हमारा अभी थोड़ी देर पहले जो पहला पॉइंट पढ़ा था हमने, मनोशारीरिक तंत्र पढ़ा था, उसमें मैंने कहा था कि ट्रेड शामिल होती हैं, हैबिट शामिल होती हैं, कैरेक्टर शामिल होते हैं, ये सारे एलिमेंट शामिल होते हैं। इनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इनमें चेंज आ जाता है, और ये जो चेंज होता है ये टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। तो जब मैं बात कहूं, मान लो इसका एग्जांपल बताता हूं आपको, हम नौकरी की बात कर रहे हैं, अभी सारे आप लोग एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी पक्का, ठीक है। जब आपको नौकरी नहीं मिली है, ठीक है, यानी नौकरी मिलने से पहले मैं कहता हूं कि भाई मैं ईमानदार भी हूं, ऑनेस्ट भी हूं, उत्तरदायी भी हूं, रिस्पॉन्सिबल भी हूं, और मैं समयनिष्ठ भी हूं, यानी सही समय पर आना जाना, हिंदी इंग्लिश में पंचुअल बोलते हैं इसको, समयनिष्ठ। ये सारे के सारे गुण मेरी व्यक्तित्व या मेरी पर्सनालिटी के अंदर शामिल हैं। फिलहाल नौकरी मिलने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, ये पहले की स्टेज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुझे नौकरी मिली है, तो हुआ क्या? मैंने इस पंचुअलिटी को छोड़ दिया, यानी मेरी पर्सनालिटी के अंदर सिर्फ अब 2 ही ट्रेट बचे हैं, ईमानदारी और उत्तरदायी। तो यानी रिस्पॉन्सिबल हूं मैं, और मैं ऑनेस्ट भी हूं, लेकिन
टाइम पे आना जाना नहीं हो रहा, ये मेरा एक जो शील गुण है, एक जो ट्रेट है मेरी पर्सनैलिटी का, वो कम हुआ, यानी चेंज हुआ उसमें, इसीलिए इसको डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन या गत्यात्मक संगठन बोला गया है। ठीक है, तो आप इसको शायद समझ चुके होंगे कि मैंने क्यों इसको गत्यात्मक संगठन का नाम दिया है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो बिहेवियर है, उसमें हम चेंज लेके आते हैं, और वो पर्सनैलिटी के अंदर ही चेंज हुआ। अगर हम अपने बिहेवियर के अंदर चेंज कर रहे हैं तो गुण ही, ये गुण ही तो चेंज हुए हैं हमारे, इन्हीं में चेंज हुआ है, इसीलिए हम इस पर्सनैलिटी को एक गत्यात्मक संगठन मानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। तीसरा, ये जो मैं पॉइंट्स करवा रहा हूँ 6 के 6 पॉइंट, ये विशेषताएं आएंगी, इनको आप अपने डेफिनेशंस भी मान सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको पर्सनैलिटी का कंसेप्ट समझना है। ये अभी तक कंसेप्ट ही चल रहा है आपका। ठीक है, नंबर 3 है संगतता। संगतता का मतलब होता है एक तरह से कंसिस्टेंसी, इसको आप इंग्लिश में कंसिस्टेंसी बोलोगे, कंसिस्टेंसी यानी लगातार। देखो मैं अगर पर्सनैलिटी की बात करता हूं तो एक कैंडिडेट, उसका बिहेवियर जो है वो एक टाइम से दूसरे टाइम में शिफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे संगतता का मतलब ये है कि व्यक्ति का व्यवहार दो अलग अलग अवसरों पर, जैसे मान लो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है, एक अवसर ये है, यानी एक सिचुएशन ये है, इन दोनों सिचुएशन के ऊपर हमारा जो व्यवहार है वो एक जैसा भी हो सकता है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा डिफरेंट है, संगतता का यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमारा बिहेवियर दोनों परिस्थितियों में समान रहा है, एक जैसा रहा है, इसको हमने कंसिस्टेंसी का नाम दिया है। अब देखो, आप अपने टीचर के साथ में, स्कूल में मैं बात करता हूँ बच्चों की, बच्चे जब क्लास में अपने टीचर के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो क्या उनका बिहेवियर चेंज होता है? यानी जो बच्चा पहले टीचर से बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा होता है, या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है, सिंसियर है, इंटेलिजेंट भी है, वो क्या एक दिन तो सही व्यवहार करता है, दूसरे दिन अलग व्यवहार करेगा, या तीसरे दिन अलग करेगा, चौथे दिन अलग करेगा? नहीं, ये कंसिस्टेंसी तो भी तो होती है ना हमारे अंदर। या फिर हम अपने पेरेंट्स के लिए भी तो ऐसा ही करते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए भी ऐसा ही करते हैं। तो कंसिस्टेंसी हमारे पर्सनैलिटी का एक पार्ट मानी जाती है, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये 4 पॉइंट हुए क्लियर आपको? नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 इज वातावरण, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एलिमेंट, और यू कैन से दिस इज द क्रूशियल पॉइंट इन पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंट। देखो, यही वो चीज़ है जो हमें अपॉर्चुनिटी देती है, मौका देती है कि हम किस प्रकार का बिहेवियर शो करें दूसरे लोगों के सामने, या हमें वातावरण किस प्रकार का मिल रहा है। मान लीजिए आपका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है एक विशेष परिस्थिति या एक विशेष वातावरण में। अब वातावरण आपका अगर अच्छा मिल रहा है तो आप बिहेवियर भी तो सही करोगे, और अगर आपको ये जो इन्वायरमेंट है यही अच्छा नहीं मिल रहा, बार बार आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, लगातार आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, तो आपका बिहेवियर अच्छा होगा वहां पे, एक ना एक दिन आपके बिहेवियर के अंदर चेंज जरूर आएगा। तो इट इज एन एनवायरमेंट विच डिसाइड हाउ यू कैन अफेक्ट अदर्स और यू कैन अफेक्ट योर सेल्फ। यानी कि ये वो वातावरण ही होता है जिसके कारण हम अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन लेके आते हैं, यानी हमारी पर्सनैलिटी वहां पे डिसाइड होती है। तो वातावरण भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करता है पर्सनैलिटी के को डिसाइड करने में, निर्धारित करने में। ठीक है, यहां तक हो गया। ये नंबर 4 पॉइंट कंप्लीट। नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन इसको मैंने नाम दिया अपूर्व, जिसको आप इंग्लिश में यूनिक बोलते हो। हर एक इंसान की पर्सनैलिटी, जैसे मोबाइल नंबर नहीं होते हमारे, हर एक के मोबाइल नंबर यूनिक होते हैं, वैसे ही हर एक इंसान की पर्सनैलिटी यूनिक होती है। दिखने में हो सकता है कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए आपको एक जैसा बिहेवियर शो लगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल पे वो दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें चेंज जरूर मिलेगा। मैं एक ही व्यक्ति की दो परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि दो व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, यानी पर्सन ए एंड पर्सन बी, बोथ आर डिफरेंट। चाहे आपको एक बार दिखने में समान लगे, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में जरूर डिफरेंस मिलेगा आपको। तो हर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, जस्ट लाइक योर मोबाइल नंबर्स। फाइन। नंबर 5 था। ठीक है, नंबर 6, यहाँ इसको क्लियर हो गया होगा। नंबर 6 की बात करता हूं मैं। नंबर 6 जो पॉइंट है वो है समायोजन। अब जरूरत पड़ती है अपने को अपना व्यवहार चेंज करने की, ये वो चीज है। यानी हमारी अब एडजस्टमेंट का मतलब ये हमारी आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, हमारी नीड्स भी हो सकती हैं इसमें, और हमारी डिमांड्स भी हो सकती हैं। तो ये कोई भी चीज इसमें से हो सकती है। अच्छा, वैसे आप बता सकते हो नीड और डिमांड में क्या फर्क है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिमांड? कोई भी इकोनॉमिक्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो बता सकते हैं आई थिंक। बाकी जनरल कंसेप्ट है ये, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो, अगर मुझे भूख लगी है तो रोटी से भी मेरा काम चलता है, तो भूख लगने पे मैंने रोटी खाई, दैट इज माई नीड।
और अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कि भाई मुझे पिज्ज़ा ही खाना है या मुझे बर्गर खाना है, तो ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, ये क्या है, डिमांड है मेरी, और ये है नीड। तो हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करने की कोशिश करते हैं, यानी एडजस्टमेंट करते हैं खुद का। और यही खुद का जो एडजस्टमेंट है, ये कैसे अच्छी तरह से हो पाएगा, यदि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है, यदि हमारा व्यक्तित्व बहुत ही सुसंयोजित है, या फिर बहुत ही मैनेज्ड है, वेल इक्वल्ड है, तो ही हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो एक यूनिक पर्सनैलिटी मानी जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर होगी कि ये 6 के 6 पॉइंट हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी, या जो डेफिनेशन इन चारों लोगों ने दी थी, इनकी डेफिनेशन के अंदर इन चारों पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। फाइन, ये था इसका बेसिक सा कंसेप्ट अबाउट पर्सनैलिटी। तो इसको बेसिक से समझने में आपको पता चीजें क्या है कि ये चीज अगर आपने समझ ली तो आप पर्सनैलिटी के जो आगे वाली जो चीजें हैं उनको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या है ये सारी की सारी चीजें। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगली जो चीज हम इसमें पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपने नाम काफी सुना होगा, थ्योरीज आपने पर्सनैलिटी की सुनी होंगी, लेकिन इन थ्योरीज को करवाने से पहले मैं चाहता हूं आप एक बार अप्रोचेज के बारे में जानें। यानी ये जो थ्योरेटिकल अप्रोचेज हैं, इन्हीं में से हमारी पर्सनैलिटी की थ्योरीज निकली हैं। अप्रोच जितनी भी हैं, यानी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो हुए हैं, उनके अंदर से थ्योरीज निकली हैं। वो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल कौन कौन सी अप्रोच अपने को ध्यान में रखनी है। इनके नाम भी आप याद रख लोगे तो भी बहुत है। इनमें से बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी भी हुई हैं, अभी आपको समझ आएगा, ये पर्सनैलिटी वाले टॉपिक के अंदर ही इंक्लूड थी। तो देखिए, ये पेज मैंने बनाया है, अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा सभी को, और ना भी क्लियर है तो मैं इसको यहां रख रहा हूं और यहां पे मैं एक एक को करके लिख भी रहा हूं। ठीक है, मैंने टोटल 10 अप्रोचेज हैं उनको पढ़ा है और उन्हीं के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहली जो अप्रोच है, ये पर्सनैलिटी के अप्रोचेज हैं, थ्योरेटिकल अप्रोचेज हैं। इनको आपको नाम और इनके अंदर कौन किस किस साइकोलॉजिस्ट को हम शामिल करेंगे वो आपको याद रखना है। जो सबसे पहला जो मैंने लिखा है वो है साइको एनालिटिक अप्रोच। इसको हिंदी में हम बोलते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत एक तरह से, या मनोविश्लेषण अप्रोच हम इसको बोलते हैं। नाम आप काफी अवेयर होंगे इससे कि ये मनोविश्लेषण क्या चीज है, ये समझ में आ गया होगा। आई थिंक जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वो आपको मनोविश्लेषण का नाम लेती एक साइकोलॉजिस्ट का नाम जरूर रखेगा यहाँ पे, और उसका नाम है सिगमंड फ्रायड। यस, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, हम ये पहले भी जान चुके हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है कि साइको एनालिटिकल जो अप्रोच है उसमें सिगमंड फ्रायड ने जो ह्यूमन ने जो नेचर जो बताई है वो एक तरह से पेसिमिस्ट के बताई है, यानी निराशावादी जो ह्यूमन बिहेवियर होता है या ह्यूमन नेचर जो होता है वो निराशावादी होता है, और इसी के ऊपर उसने जोर डाला है। उसने कहा कि हमारी जो अनकॉन्शियस जो माइंड है, यानी अचेतन मन जो है, अनकॉन्शियस जो स्टेज है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, अब वो इच्छाएं किसी भी तरह की इच्छाएं शामिल हो सकती हैं इसके अंदर। वही सारी की सारी जो हमारी इच्छाएं होंगी, इनसे हमारे व्यक्तित्व का निर्धारक होगा। यानी हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड में सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग, वो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारण करेंगी। ये सबसे पहले आपका विश्लेषण है, ये अप्रोच है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये देखना है कि साइकोएनालिटिकल विश्लेषण जो अप्रोच है उसमें क्या कहा गया है। सिगमंड फ्रायड ने ये कहा है कि हमारी अचेतन मन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के निर्धारक होंगे। फाइन, ये था पहला। जो दूसरा जो अप्रोच जो है ये बहुत ही कम बच्चों ने पढ़ी होगी। इस दूसरी का मैंने नाम रखा है नियो साइको एनालिटिक। जैसे साइको एनालिटिक किसकी थी आपकी, सिगमंड फ्रायड की, वैसे जो नियो साइको एनालिटिक है ये जो है, ये इसके अंदर हम दो तरह के साइकोलॉजिस्ट, यानी दो कैटेगरीज के साइकोलॉजिस्ट को हम शामिल करेंगे। इसमें दो कैटेगरीज के साइकोलॉजिस्ट को शामिल करते हैं। पहली कैटेगरीज के अंदर हम रखेंगे, आपने नाम सुना होगा एडलर और यंग को, जिसको आप जुंग भी बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको जुंग भी बोलते हैं। नियो साइकोएनालिटिकल अप्रोच है, उसमें दो कैटेगरीज के साइकोलॉजिस्ट रखे हैं हमने। एक तो पहली कैटेगरीज के अंदर हम एडलर और यंग को शामिल करेंगे। दूसरी के अंदर चार साइकोलॉजिस्ट आते हैं वैसे तो। एक तो आता है सुलिभान, दूसरा आता है कैरन हार्नी, तीसरा आता है मर्रे, और चौथा आता है एरिक फॉर्म।
इन दो तरह की कैटेगरीज के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इसको हमने नियो साइकोनाटिकल अप्रोच के अंतर्गत रखा है। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है। जो एडलर और यंग थे, ये सिगमंड फ्राइड के काफी नजदीक थे, ये इसके घनिष्ठ नजदीक थे, एडलर और यंग फ्राइड के, ठीक है। तो फ्राइड द्वारा जो व्यक्तित्व का जो विशेष पहलू था उसके ऊपर जोर दिया था इन दोनों ने ही, एडलर और यंग ने, सेम फ्राइड की तरह ही, ठीक है। एक वैसे तो जो फ्राइड ने जो एनालिटिकल जो अप्रोच दी थी उससे एक तरह से ये अलग भी माने जाते हैं। क्यों, रीजन क्या था इसका, क्योंकि एडलर और यंग इसके काफी नजदीक थे, वो इसकी सारी चीजों को जानते थे, तो उन्होंने इससे हटकर कुछ अलग करना चाहा, लेकिन स्वतंत्र अपने तरीके से इस साइकोएनालिटिकल चीज को समझाने की कोशिश की है एडलर और यंग ने, ठीक है। बस ये फर्क है। दूसरी चीज जो है सुलिभान, कैरन, हार्नी, मर्रे और हेरिक फॉर्म जो है, इन चारों ने, इनका वैसे डायरेक्ट कोई लिंक नहीं था सिगमंड फ्राइड से, इन्होंने बस इसकी जो मूल जो थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट किया और फ्राइड की जो बेसिक जो थ्योरी थी इसको आगे बढ़ाने का काम किया है इन चारों ने, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है। नवो विश्लेषणात्मक उपागम में होता क्या है, वैसे मैं आपको बता देता हूं। जो पर्सनैलिटी हमारी, व्यक्तित्व जो है, उसके सामाजिक कारकों या आप इनके प्रभावों की बात कर सकते हो, सामाजिक कारकों और प्रभावों पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल दिया गया है इस नवो विश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत, ठीक है। जबकि साइकोएनालिटिकल के अंदर जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं उन पे ज्यादा फोर्स डाला गया है, उन पे ज्यादा बल दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था सिगमंड फ्राइड ने निराशावादी छवि, पेसिमिस्ट की बात की थी, तो ये नियो साइकोएनालिटिकल जो है ये ऑप्टिमिस्टिक की बात करता है। ये फर्क रहता है इन दोनों के अंदर। समझ में आ गया होगा आई थिंक। इन दोनों में दोबारा डिफरेंस बताऊं या समझ आ गया आपको, कमेंट में डालना, आया नहीं आया। नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। नियो साइकोएनालिटिकल आशावादी सिद्धांत के रूप में काम करता है, साइकोएनालिटिकल निराशावादी सिद्धांत के रूप में काम करता है। जो नियोलिटिकल है, नियो साइकोएनालिटिकल है, इसमें जो सोशल जो फैक्टर हैं उन पे ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि साइकोएनालिटिकल के अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर पे ज्यादा जोर दिया गया है। यही फर्क है इन दोनों के अंदर, ठीक है। एडलर और यंग की थ्योरीज भी आती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। मैं आप इन थ्योरीज को अभी आगे करवाऊंगा अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ तो, ठीक है। ये दोनों अप्रोचेस समझ में आए। तीसरी जो अप्रोच है, इस तीसरी अप्रोच को हमने बोला है शरीर गठनात्मक उपागम, या इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच भी बोल सकते हैं। तीसरी जो अप्रोच है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच कहलाती है। इसमें आपने जब व्यक्तित्व के प्रकार आपने कभी किसी बुक में पढ़े होंगे तो दो साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है, क्रेशमर और सेल्डन। इन दोनों को आपने जब व्यक्तित्व का प्रकार पढ़ा था तो उसमें ये कहा गया था, सेल्डन और क्रेशमर दोनों ने व्यक्तित्व का जो विभाजन किया है वो किस आधार पे किया है, वो शारीरिक रचना के आधार पे किया है। तो शरीर गठनात्मक जो उपागम है उसमें यही बताया जाता है कि हमारा जो शरीर है उसमें जो उसका जो गठन हुआ है वो किस तरह की चित्त प्रवृत्ति या टेम्परामेंट से जुड़ा हुआ है, ये क्रेशमर और शेल्डन ने बताया है। और जैसा हमारा शरीर होगा, जैसे हमारे शरीर की रचना होगी, या हमारे अंदर जो सामने जो दिख रहा है वैसे ही हमारा व्यक्तित्व होगा। ये इस तीसरे उपागम की बात है। यहां तक क्लियर? इसको मिटा देता हूं। चलिए, नंबर जो 4 है ये जीवन अवधि उपागम कहलाता है। जीवन अवधि उपागम, इसको हम लाइफ स्पैन अप्रोच बोलते हैं। लाइफ स्पैन अप्रोच, देखो लाइफ स्पैन अप्रोच बहुत ही सिंपल है। सिंपल सी बात है आपके सामने ये रखी। देखो हमारी जो लाइफ है वो किन स्टेजेस से होकर गुजरती है, यानी हमारी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आते हैं वही हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करेंगे। और एरिक एरिक्सन का नाम आपने सुना होगा ना। एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें इन्होंने 8 स्टेज बताई थी। हर स्टेज के अंदर एक तरह की एक क्रिसिस सामने हमारे आई थी, ठीक है। और उसी क्रिसिस यानी जो टर्निंग पॉइंट जो था, इसको आप एक तरह से टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, उन्हीं टर्निंग पॉइंट के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ पीरियड के अंदर एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समायोजित कर पाता है, या क्या क्या चेंजेस उसके अंतर्गत आती हैं, वो कैसे बैलेंस बनाता है, ऑप्टिमिस्टिक से पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक बनता है इंसान। वो वाली चीजें एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी के अंदर क्लियर बताई थी, ठीक है। यहां तक हुआ। इसमें ध्यान क्या रखना है, वैसे तो जैसे एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई थी, फ्राइड ने
ध्यान रखना आपको, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है ये। फ्राइड ने ये कहा है कि हमारे जीवन की जो स्टार्टिंग के जो 5 साल हैं, 5 ईयर्स हैं किसी भी इंसान के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने हैं, और उसके बाद हमारे जो पर्सनैलिटी है उसका विकास नहीं होता। ये फ्राइड की स्टेटमेंट है कि स्टार्टिंग के जो 5 साल हैं वही तभी हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद नहीं होता। ये फ्राइड की स्टेटमेंट कही गई थी, ठीक है। एक मर्रे, MURRARE, मर्रे का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, काफी लोग इसको मुरे पढ़ते हैं। जो मर्रे जो था वो भी फ्राइड के समान ही अपनी स्टेटमेंट बोलता था। आलपोर्ट के बारे में आपने सुना, आलपोर्ट ने पता क्या कहा? आलपोर्ट ने कहा कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट एडोलेसेंस तक होता है। ये इसी के पॉइंट है सारे के सारे, ठीक है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। किसने? जो आलपोर्ट है, आलपोर्ट ने माना है कि हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी वो सिर्फ एडोलेसेंस तक ही होती है, यानी किशोर अवस्था तक ही हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। यूं ने माना है कि मिडिल एज जो होती है किसी भी इंसान की, उस मिडिल एज तक उसका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। तो हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से इनको डिफाइन किया है, ठीक है। लेकिन कैटल एक ऐसा इंसान था, कैटल स्पेशली और एरिक्सन, इन्होंने पूरी लाइफ के अंदर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंजेस आए हैं उन दोनों फैक्टर्स को डिफाइन किया है, कैटल और एरिक्सन ने। फाइन, चौथी स्टेज क्लियर होगी, लाइफ स्पैन अप्रोच, ठीक है। नंबर 5 जो आती है इसमें वो है सील गुण उपागम। सील गुण उपागम, इसको ट्रेट अप्रोच बोलते हैं, TRAIT, ट्रेट अप्रोच। देखो हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति अच्छा है या वो व्यक्ति बुरा है। हर सिचुएशन के अंदर एक व्यक्ति अच्छा नहीं होता या एक व्यक्ति बुरा नहीं होता। उसके जो व्यवहार के अंदर जो गुण हैं, किस तरह का व्यवहार उसने शो किया है और किस परिस्थिति में शो किया है, और किस आक्रामकता या किस अग्रेशन के साथ उसने वो व्यवहार शो किया है, ये हमें बताता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार का होगा। यानी व्यवहार में कंसिस्टेंसी, अगर हमारे व्यवहार के अंदर कंसिस्टेंसी आई है तो इसका रीजन क्या है, क्या कारण है इसका, ये डिफाइन करता है ये शील गुण उपागम। यानी इस जो उपागम है, इस जो अप्रोच है, इसमें हम परिस्थितियों के अंदर जो अलग अलग परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, इन परिस्थितियों में जो हम कंसिस्टेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं वो किस कारण हुआ है, ये डिफाइन करता है शील गुण उपागम। और इसके अंदर 2 व्यक्ति आते हैं या 2 साइकोलॉजिस्ट आते हैं, आलपोर्ट और कैटल। ये आपको ध्यान रखना, आलपोर्ट और कैटल की जो थ्योरी आती है वो ट्रेट अप्रोच के अंतर्गत आएगी। ये 5वां अप्रोच है आपका इसका पर्सनैलिटी का। फाइन, ठीक है। नंबर जो 6 जो अप्रोच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में तो विमीय अप्रोच बोला जाता है, सॉरी विमीय उपागम बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल अप्रोच। जो विमा जो उपागम है, विमा जो अप्रोच जो है, ये क्या कहती है कि भी एक व्यक्ति की जो हम व्याख्या करते हैं वो एक विमा न होके अलग अलग विमाओं पर की जाती है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने, जैसे मैं आपको बात करता हूं यहाँ पे सिचुएशनल टेस्ट की बात करता हूं, एक व्यक्ति ने एक सिचुएशन के अंदर सही काम किया है, यानी बहुत अच्छा काम किया, तो मैंने इसको 5 नंबर दे दिया। अब यहां पर ये काम उसने जो सही किया है वो किस विमा यहाँ पे यानी किस डायमेंशन को या किस एलिमेंट को ध्यान में रखकर किया है, वो वाली चीजें भी मुझे नोट करनी पड़ेंगी अगर मैं उसको 5 मार्क्स दे रहा हूं। अगर किसी ने ठीक ठाक किया है 4 दिए, एवरेजली किया है 3 दिए, अच्छा नहीं किया 2, और बिल्कुल अच्छा किया है तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया तो हमने इसको 1 मार्क्स दिया। अब ये जो मैं मार्क्स जो दे रहा हूं ना इनको, या इनको जो ग्रेड दे रहा हूं, ये कितने डायमेंशंस को देख के दे रहा हूं, यानी किस प्रकृति का उसने ध्यान रखा अपने इन सवालों का जवाब देने के लिए, तो वो हम इसके अंदर शामिल करते हैं। और आपने नाम भी सुना होगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इस तरह की चीजें आपने सुनी होंगी। सुनिए, आइजेंक का नाम हम इसमें शामिल करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइजेंक ने पर्सनैलिटी के जो टाइप्स बताए हैं वो आप वीमी डायमेंशनल में शामिल करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आइजेंक की जो थ्योरी आती है वो डायमेंशनल अप्रोच के अंतर्गत आएगी, ठीक है। नंबर 6 क्लियर हो गया। नंबर 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है मानवतावादी उपागम। नंबर 7 मानवतावादी उपागम, यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है या फिनोमेनोलॉजिकल जो अप्रोच है, इसमें हम किस चीज को शामिल करते हैं। देखो भाई, एक व्यक्ति विशेष की जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसको अगर हम ध्यान से देखते हैं
तो हमें ये पता चलता है कि जो वातावरण जो है, उस वातावरण के अंतर्गत एक व्यक्ति ने प्रत्यक्षीकरण तो किया होगा। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है देखना, यानी जो चीजें उसके सामने हैं उनका प्रत्यक्षीकरण तो किया होगा। और जब वो प्रत्यक्षीकरण करता है तो यही प्रत्यक्षीकरण करना उसका, यानी उसने जब परिस्थिति विशेष के अंदर किसी चीज को देखकर जब रिस्पॉन्स किया है, जब उसने अपना जवाब दिया है, तो उस जवाब देने में उसका जो रिस्पॉन्स जो टाइम रहा, यानी उसकी इंटेंशन जो रही है, इंटेंशन, टाइम और मोटिव। वैसे मोटिव इंटेंशन का एक पार्ट होगा, लेकिन हम इसमें मोटिव को अलग से समझ करते हैं। ये तीनों चीजें हमें नोट करनी पड़ती हैं कि जब व्यक्ति ने अपने वातावरण के साथ में समायोजन किया है, यानी प्रत्यक्षीकरण किया है, तो उसने इन तीनों में से या इन तीनों का सामूहिक रूप से इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। भाई सीधी सी बात यह है कि मनुष्य के सामने आवश्यकताएं होती हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करेगा, अपने वातावरण के साथ या सामने उद्दीपक उसके सामने उनके साथ वो रिएक्शन करेगा, उनसे अंतः क्रिया करता है, यानी वातावरण के साथ अंतः क्रिया करेगा इंसान। तो आपने एक आवश्यकता का एक सिद्धांत पढ़ा होगा, ऐसे डायग्राम आपने सुना हो, उसमें 5 टाइप्स बांटे थे किसी ने, उसका नाम क्या था, अब्राहम मैस्लो। तो मैस्लो की जो थ्योरी आती है वो मानवतावादी उपागम के अंतर्गत शामिल की जा सकती है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति और आता है या साइकोलॉजिस्ट आता है, कार्ल रोजर्स, इसकी भी थ्योरी आती है वैसे तो, लेकिन बहुत ही कम पूछी जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कार्ल रोजर्स और मैस्लो दोनों की थ्योरी जो आती है वो वातावरण उपागम के अंतर्गत ही आएगी। फाइन, ये आपको ध्यान रखना था इसमें, ठीक है। नंबर जो 8 अप्रोच है वो संज्ञानात्मक अप्रोच कहलाती है। नंबर 8 संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव अप्रोच। देखो कॉग्निटिव नाम पता है, आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें भी ये वर्ड काफी बार आया था, ठीक है। संज्ञानात्मक में होता क्या है कि हम सीखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम अपने दिमाग के आधार या बौद्धिक क्रियाओं या मानसिक क्रियाओं के आधार पे तो करते होंगे। और इन्हीं बौद्धिक मानसिक क्रियाओं को देखकर अगर मैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाता हूं या ऑब्जर्व करता हूं, तो वो वाली चीजें संज्ञानात्मक अप्रोच में आएंगी। और इसमें आप 2 व्यक्तियों को शामिल करोगे या 2 साइकोलॉजिस्ट को शामिल करोगे, एक तो केली और दूसरा आता है कर्ट लेविन। कर्ट लेविन का कौन सा सिद्धांत आता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा कि कर्ट लेविन ने कौन सी थ्योरी प्रोपाउंड की थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर या संज्ञानात्मक उपागम के अंदर, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसको। नंबर 9, 10 ही है इसमें, ज्यादा नहीं है। नंबर जो 9 है वो आता है व्यवहारात्मक, या इसका दूसरा नाम है अधिगम उपागम, लर्निंग अप्रोच जो है। नो डाउट आप समझ चुके हैं ये लर्निंग अप्रोच है क्या। लर्निंग यानी सीखने में, हमने चीजें सीखी हैं भाई, हमने दूसरे का व्यवहार देखा है, ऑब्जर्व किया है, फिर हमने सीखा है। हमने एक परिस्थिति विशेष में किसी व्यक्ति से सीखा, जो व्यवहार है वो प्रदर्शित करके दिखाया है। तो ये सारी की सारी चीजें हम शामिल करते हैं व्यवहारात्मक या अधिगम उपागम के अंतर्गत। और इसमें मैं स्किनर का आपने नाम सुना होगा, सीएल हल का, मिलर और डोलार्ड, इन दोनों को शामिल किया है किसके अंदर, व्यवहारात्मक अधिगम के अंतर्गत, ठीक है। जैसा कि आपको इसमें भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा मैं इसको और ऊपर कर देता हूं, ये मैंने लिखा है स्किनर, हल, मिलर और डोलार्ड, इन सबको हम व्यवहारात्मक उपागम के अंतर्गत शामिल करेंगे। नंबर 9 था। और लास्ट जो है नंबर 10 जो है वो क्या है, नंबर 10 आता है आपका भाई सामाजिक संज्ञानात्मक, सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच, सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच। जो सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच है इसमें समाज से हम कैसे सीखते हैं, यानी सोसाइटी हमें कैसे सिखाती है, जो समाज के जो या भौतिक पर्यावरण के जो जितने भी जो तत्व हैं, जो फैक्टर्स हैं, उन पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। आपने बंडूरा का नाम सुना होगा, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट बंडूरा को हम इसमें शामिल करते हैं, वाल्टर मिशेल को हम इसमें शामिल करेंगे, और मार्टिन सेलिगमैन। ये 3 साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिसको हम सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत रखते हैं। तो ये तीनों के तीनों
जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या बताया है कि भाई एक समाज जो विशेष होता है, उस समाज में रहकर ही हम अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ें सही नहीं हो सकती उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, और परिस्थिति विशेष में हम अपने आप को ढाल सकते हैं। ये 10 के 10 उपागम, ये उपागम अलग अलग आपको बताते हैं कि किस तरह हम व्यक्तित्व में परिवर्तन लेके आते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कई बार तो कुछ निश्चित समय के लिए होता है, और कई बार इस परिवर्तन का कोई आधार नहीं होता, यानी ये बहुत लंबे समय तक ये परिवर्तन चलता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके जो टाइप्स हैं, उन टाइप्स को, कुछ एक टाइप्स को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इतने ही कर पाया, बाकी मैं कल करूँगा। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अभी मैं आपको टाइप्स करवा देता हूँ, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स करवाने से पहले सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का निकलेगा टाइप्स का, कि इन टाइप्स को करवाने से पहले मैं सबसे पहले एक अप्रोच और बचती है, जहां से आपके टाइप्स निकले हैं सारे, टाइप अप्रोच, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकार उपागम। ये प्रकार उपागम है क्या भाई? यही व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। पहली बात तो ये आपको जो नोट करनी है कि पर्सनैलिटी का सबसे पुराना जो सिद्धांत जो है, सबसे पुरानी जो थ्योरी है, वो टाइप अप्रोच कहलाती है, प्रकार उपागम कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को हम विशेष प्रकार में बांट देते हैं और उसी आधार पे उसके शील गुणों का वर्णन किया जाता है। यानी टाइप्स होती हैं, ए टाइप्स, बी टाइप्स, सी टाइप्स, डी टाइप्स। हम व्यक्तियों को क्या करेंगे, खास खास प्रकारों में बांट दिया, जैसे 4 टाइप्स मैंने लिखे हैं, और इन चारों टाइप्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके जो ट्रेट्स जो हैं, जो शील गुण हैं, उन शील गुणों का वर्तन हम डिस्क्रिप्शन करते हैं उसका, यानी उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक व्यक्ति का जो ईमानदारी का जो गुण है, कर्तव्य निष्ठा का जो गुण है, ठीक है, समयबद्धता का जो नियम है, या सामाजिक सेवा का जो गुण है, इन चारों ट्रेड्स, इन चारों गुणों का हम जब वर्णन करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रकार उपागम। यानी 4 टाइप्स में बांटा और इन टाइप्स के आधार पर हम उनके ट्रेड्स का एक्सप्लेन करते हैं, उन ट्रेड्स को, यानी उनके गुणों को, उसके गुणों की व्याख्या करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जैसे मॉर्गन, किंग, विस्ट और एक स्कोल्फर, ये चारों साइकोलॉजिस्ट, इन चारों साइकोलॉजिस्ट ने जो पर्सनैलिटी का जो टाइप है, इन्होंने ये कहा कि भाई टाइप से हमारा मतलब क्या है? टाइप से हमारा मतलब है व्यक्तियों की एक ऐसी श्रेणी, यानी कुछ व्यक्ति हैं, मान लो 5, 10, 15, 20, मान लो 20 व्यक्ति हैं, ठीक है, इन 20 व्यक्तियों की एक ऐसी श्रेणी या क्लास जिनके गुण एक दूसरे से मिलते होंगे, यानी इनके जो गुण होंगे, 20 व्यक्तियों की जो एक क्लास हमने बनाई है, इनके गुण आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। ये कहा है इन चारों व्यक्तियों ने। इन्होंने कहा कि टाइप का मतलब यहां पे है कुछ विशेष व्यक्तियों के समूह जिनके गुण आपस में मिलते होंगे, उसे हम टाइप्स कहेंगे। ये मॉर्गन, किंग, विज और स्कोल्फर ने कहा है। यहां तक क्लियर? अब एग्जाम्पल के तौर पे इसने क्या कहा है, एक मिनट। एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूं, आपने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का नाम सुना होगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया मान लो इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, हिंदी में अंतर्मुखी बोलते हैं हम इसको। अब इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है? यानी ऐसे इंसान जो अपने आप अपने अंदर खोए रहते हैं, जो बिल्कुल संकोच महसूस करते हैं, झिझकते हैं, कम बोलते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं है, सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, उनको हम इंट्रोवर्ट में रखेंगे। तो वो सारे व्यक्ति जो संकोच करते हैं, जो किसी से मिलते जुलते नहीं है, उन सभी को मैंने एक ही टाइप में रख दिया, वो है इंट्रोवर्ट एक्सपर्ट। अब आपको समझ में आ गया टाइप अप्रोच है क्या? यानी व्यक्तियों की एक विशेष टाइप जिसमें उनके गुण आपस में मिलेंगे, उसको हम टाइप अप्रोच बोलेंगे। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? ठीक है, आगे की बात सुनिए। सबसे पहला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सबसे पहला व्यक्तित्व प्रकार जो सिद्धांत है वो किसका था? वो था थियोफ्रेटस का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। आपको किसी बुक में बहुत ही कम मिलेगा। जो बुक्स आपके पास, आई होप ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहला व्यक्तित्व जो प्रकार सिद्धांत था वो किसने दिया था? थियोफ्रेटस ने। थियोफ्रेटस था कौन? ये अरस्तु का शिष्य था। अब अरस्तु का तो नाम सुना होगा आपने, अरस्तु का शिष्य था ये थियोफ्रेटस। ठीक है, एक्चुअली में ये इसने जो प्रकार दिया था ना व्यक्तित्व का, वो एक तरह से फ्लैटरर टाइप था। अब ये फ्लैटरर टाइप क्या होता है? फ्लैटरर टाइप का मतलब होता है खुशमदी करने वाला इंसान।
यानी भाई सबको चाहने वाला, सामाजिक एक तरह से, या खुश रहने वाला, जो सोशल होता है, उस वो प्रकार बताया है किसने, थियोफ्रेटस ने, और इसी ने अपने इस व्यक्ति प्रकार सिद्धांत में कहा। बट द मेन थिंग दैट इट वाज नॉट बेस्ड ऑन ए सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, दैट्स द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, कि जो थियोफ्रेटस का जो फ्लटर टाइप, जो उसने पर्सनैलिटी का जो टाइप बताया था, ये एक व्यवस्थित प्रक्षेपण का एक एग्जाम्पल नहीं था। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी, और लगभग 2400 वर्ष पहले ये टाइप अप्रोच दी गई थी। यस, ये मैंने जो बुक है उन बुक से डाटा कलेक्ट करके फिर ये आपको बात बताई है। बाकी जो कोई और अगर किसी को इसमें कुछ चेंजमेंट करना है तो ज़रूर बताइएगा, मैं चेंज करूंगा। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, ये 2400 वर्ष पहले सबसे पहला सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद में, यानी ये सबसे पहला थियोफ्रेटस ने दिया फ्लैटर टाइप का। इसके बाद आपने एक नाम सुना हो, बहुत अच्छा, हिप्पोक्रेटस। आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेट्स ने 400 बीसी में जो अपने बॉडीली फ्लूइड है, या आप इसको ह्यूमर बोलते हैं, हिंदी में इसको शरीर द्रव्य बोल सकते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने 400 बीसी पूर्व शरीर द्रव्य के आधार पे 4 तरह की पर्सनैलिटी बताई हैं। ठीक है, क्या बताया हिप्पोक्रेट्स ने? शरीर द्रव्य के आधार पे 4 तरह की पर्सनैलिटी हैं। वो 4 तरह की पर्सनैलिटी कौन कौन सी हैं? जैसे सबसे पहला इसमें इसने बताया था पीले पित्त वाले इंसान। पीले पित्त वाले जो इंसान होते हैं, वो चिड़चिड़े होते हैं स्वभाव से, बेचैन रहते हैं, तुनक मिजाजी होते हैं वो एक तरह से, या गुस्सेल होते हैं, गुस्सा करने वाले। चिड़चिड़े, बेचैन, तुनक मिजाजी, गुस्सेल वाले को पीले पित्त का नाम दिया है। और इसको एक टर्म यूज की गई, वो आपको याद रखना है, कोलेरिक, CHOLERIC। कोलेरिक, मेलांचोलिक, सैंग्विन और फ्लेगमेटिक, ये आपने नाम सुनोगे, हिप्पोक्रेट्स ने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला वर्ड कोलेरिक, पीला पित्त, कोलेरिक। दूसरी जो टाइप्स बताई थी वो बताया था काला पित्त। जो काला पित्त वाला इंसान है वो उदास, बिल्कुल मंद स्वभाव का, एकदम निराशावादी प्रवृत्ति का इंसान कहलाता है। और इसमें नाम दिया है इसको मेलांकोलिक, सॉरी, ठीक है, मेलांकोलिक हो गया। नंबर 3 जो बताया था इसने, ये रक्त प्रधान बताया था, ब्लड टाइप जिसको बोलते हैं। ये पर्सन खुश रहता है हमेशा, खुश मिजाज, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, अपना खुश रहो बस, ठीक है। और आशावादी और उत्साह, ये इंसान कहलाता है रक्त प्रधान। पित्त प्रधान, काला पित्त प्रधान, रक्त प्रधान, जैसे इसको कोलेरिक बोला गया, इसको मेलानकोलिक बोला गया, वैसे ही इसको हम बोलते हैं सैंग्विन, SANGUINE। ठीक है, तीनों हो गए। चौथा और बताया था इसने, चौथे का नाम मैं इसको मिटा रहा हूं। नंबर 4 जो था इसमें वो था कफ या सलेष्मा, हिंदी में इसका नाम दिया कफ या सलेष्मा। फ्लैग बोलते हैं वैसे इसको इंग्लिश के अंदर, PHLEG, फ्लैग, ठीक है। फ्लैगमेटिक इसका नाम दिया था। ये बहुत ही शांत व्यक्ति होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, अपने आराम से बैठे रहते हैं, कोई भाव नहीं होता, भाव शून्य इंसान। इनकी बेइज्जती करते हैं तो भी अपने आप बैठे रहते हैं, कोई किसी से लेना देना ही नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। इसको नाम दिया गया है फ्लैगमेटिक। तो ये 4 तरह की जो थ्योरीज टाइप्स जो बताए गए थे पर्सनैलिटी के, ये हिप्पोक्रेट्स ने दिए थे। नाम दोबारा रिवाइज कीजिए, पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और कफ, यानी कोलेरिक, मेलानकोलिक, सैंग्विन एंड फ्लेगमेटिक। ये 4 तरह के टाइप्स दिए गए थे हिप्पोक्रेट्स ने 400 बीसी पूर्व, और किसके? शरीर द्रव्यों के आधार पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो में से। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो जैसे टॉपिक पूरा होगा मेरा, इसके मैंने नोट्स बनाए हैं और वो नोट्स मैं आपको पोस्ट करूंगा, तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं। नंबर 2 पहला हो गया आपको, पहला क्या था, सॉरी नंबर 3 है, ये 2 नहीं है, नंबर 3 है। पहला हुआ था किसका? थियोफ्रेटस का। दूसरा हिप्पोक्रेट्स का। तीसरा जो है ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा, रोस्टन ने ये जो शरीर है, शरीर किस प्रकार है, शारीरिक जो डील डोल है किसी भी इंसान की, या फिजिक, किसी भी इंसान की जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स नहीं फिजिक,
ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए हैं किसने, रोस्टन ने, और ये बताए थे 1824 1824 ईस्वी में रोस्टन ने शारीरिक या फिजिक्स के अकॉर्डिंग 4 तरह की पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए हैं। नंबर 1 है परमस्तिष्कीय प्रकार। परमस्तिष्कीय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सेरेब्रल। ये इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ और हिंदी में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2 है पेशीय, पेशीय टाइप्स बोला गया था इनको, मैस्कुलर। नंबर 3 जो है वो था आत्म सातकर्णी। आत्म सातकर्णी प्रकार, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव टाइप। नंबर 4 जो था वो था श्वसनी प्रकार, जिसको रेस्पायरेटरी बोला गया था। तो रोस्टन ने ये 4 टाइप्स दिए हैं पर्सनालिटी के। 1824 ने रोस्टन ने शरीर के आधार पे फिजिक्स के अकॉर्डिंग सेरेब्रल, मैस्कुलर, डाइजेस्टिव एंड रेस्पायरेटरी, ये 4 तरह की पर्सनालिटी के टाइप्स बताए हैं। जिसमें सेरेब्रल जो होता है वो दुबले पतले एकदम लंबे डील वाले होते हैं, ठीक है। जो मैस्कुलर होते हैं वो गठी मांसपेशी वाले व्यक्ति होते हैं एकदम एथलेटिक टाइप में, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल गोल मटोल शारीरिक संरचना वाली डाइजेस्टिव जो होते हैं। और जो श्वसनी रेस्पिरेटरी होते हैं, ये इन तीनों का मिक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो रोस्टन का हो गया नंबर 3 क्लियर। ये जो रोस्टन था इसी को आगे थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसका नाम चेंज करके एक नया साइकोलॉजिस्ट आया नंबर 4, वो था वायोला, VIOLA। वायोला ने जो रोस्टन का जो टाइप्स बताया था, रोस्टन ने 4 टाइप बताए थे, वायोला ने उन्हीं टाइप्स को 3 टाइप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके नाम इसने क्या रखे, पहला नाम इसने रखा था माइक्रोस्प्लैंटिक, दूसरा इसने रखा था नॉर्मोस्प्लांटिक, और तीसरा रखा था इसने मैक्रोस्प्लैंटिक। ये 3 टाइप्स बताए सेम रोस्टन वाले। ये कमजोर शरीर वाले इंसान, दुबले पतले हड्डियों का ढांचा, ये एथलेटिक हष्ट-पुष्ट वाले इंसान, और ये जो तीसरे थे ये गोलाकार। बस उसने वो चौथा जो टाइप्स जो रोस्टन ने बताया था वो ने वो हटा दिया। और रोयला का जो ये था ये 1909 में दिया गया था, ये टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। हो गया इतना, वॉयला का हो गया, हिप्पोक्रेटिस का हुआ, रोस्टन का हुआ, और कोई रह गया इसमें से। चलिए नंबर, ये चारों के चारों, पहले आपको इन चारों को दोबारा देखना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। पहला जो नाम लिखा हमने टाइप्स पढ़ा है आज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हमने 4 तरह के व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है आज। सबसे पहला थियोफ्रेस्टस, फिर हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था रोस्टन, और चौथा पढ़ा था वायोला। ये 4 हमने पढ़े हैं आज। अब 2 और मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 2 प्रकार जो हैं उनको अपना बेस बनाया था। जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आते हैं 2 तरह के प्रकार जो वो हैं, उसमें से आज मैं आपको सिर्फ डिफाइन करूंगा पहला, जो कि था शारीरिक गुणों के आधार पे, जो फिजिकल ट्रेट्स हैं उनके आधार पे। इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स जो आते हैं इसमें कौन कौन से, वैसे रोस्टन अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा, वायोला, क्रैशमर का आपने नाम सुना होगा, और शेल्डन। इन चारों ने अपना जो व्यक्तित्व का जो प्रकार बताए हैं, वो चारों की चारों जो टाइप्स हैं वो शारीरिक गुणों के आधार पे बताए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई शेल्डन ने कहा है या क्रैशमर ने कहा है, तो भाई इन दोनों ने कहा है, प्लस साथ साथ ये 2 नाम और देख लीजिए, पहली बार आपने सुने होंगे शायद, रोस्टन और वायोला, VIOLA। रोस्टन, वायोला, क्रैशमर और शेल्डन, इन चारों ने शारीरिक गुणों के आधार पे पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है, ठीक है। तो रोस्टन एंड वायोला क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं क्रैशमर एंड शेल्डर की, इनको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। क्रैशमर एंड शेल्डर में से सबसे पहले हम बात करते हैं क्रैशमर की। क्रैशमर का जो क्लासिफिकेशन था, जो विभाजन जो था, वो अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें 4 टाइप्स मिलेंगे। बट पहले पढ़ लीजिए, क्रैशमर जो है एक जर्मन साइकिट्रिस्ट था, ये
साइकेटिस्ट। अच्छा, अभी आप मेरे को वैसे इंग्लिश का बीच में क्वेश्चन है, साइकेटिस्ट की स्पेलिंग लिख के बताइएगा, ठीक है? गूगल में कोई चेक नहीं करेगा। अभी के अभी मेरे को साइकेटिस्ट की स्पेलिंग लिख के बताइएगा क्या होती है साइकेटिस्ट। क्रेशमर जो था एक जर्मन साइकेटिस्ट था, और इसका जो वर्गीकरण का जो आधार था, जो बेस था, मैं इसको बेस लिखूंगा, जो बेस था इसका वो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक था, यानी हमारे शरीर की क्या विशेषताएं हैं, वो इसका आधार था। इसने टोटल 4 टाइप्स बताए हैं, ठीक है? और इन चारों टाइप्स में उसने 2 टाइप्स जो बताए थे स्टार्टिंग के, उसमें उन्होंने 2 तरह के स्वभाव का जिक्र किया है, ठीक है? टेम्परामेंट आप जिसको बोलते हैं, यहाँ पे स्वभाव का मतलब है टेम्परामेंट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये 2 टाइप्स इन्होंने बताए गए थे। अब ये जो 2 टाइप्स थे, इससे क्लियरली हमें पता चल जाता है कि सामने वाली पर्सनैलिटी है कैसे। लेकिन जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्रेशमर का वर्गीकरण वैसे तो सबने रटा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, क्रेशमर ने जब अपने इस थ्योरी का या फिर अपने इस क्लासिफिकेशन को प्रतिपादित किया था, तब उसने 2 तरह के व्यक्ति थे उनका ऑब्जर्वेशन किया था। वो 2 तरह के व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? मैं इसको ना बाद में समझाऊंगा, पहले आप देख लीजिए मेरी तरफ एक बार। हाँ, जो 2 टाइप्स मैं आपको बता रहा था क्रेशमर में, जो जर्मन साइकेटिस्ट था, इसने दो तरह के लोगों का स्टडी किया, अध्ययन किया, ऑब्जर्वेशन किया, और फिर उसके आधार पे अपने 4 टाइप्स इसने बताए थे। वो 2 तरह के जो टाइप्स हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ किस तरह के लोगों का इसने अध्ययन किया। एक तो वो इंसान जो मनोविदलता, यानी आपने सिजोफ्रेनिया का नाम सुना होगा, सिजोफ्रेनिया, ठीक है? ये सिजोफ्रेनिया की स्पेलिंग भी आपको लिख के भेजनी है मेरे को कमेंट्स के अंदर, ठीक है? तो सिजोफ्रेनिया, और एक होता है उत्साह विषादी, ठीक है? एक अचानक से एक्साइटेड कोई इंसान हो जाता है, वो वाले। इन 2 तरह के जो मानसिक रोगी हैं, इनका उसने ऑब्जर्व किया, और उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे इसने 4 तरह के पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए थे। अभी मैं आपको बताता हूँ जो सिजोफ्रेनिया वो है क्या। आपने मूवी आई थिंक आप लोग देखते होंगे, किसी ने 90-20 मूवी देखी होगी आई थिंक। उस 90-20 के अंदर आई थिंक उसका नाम था, द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक वाज लीजा। लीजा की बॉडी के अंदर जब वो अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके थ्रू, तो उसके गले से आवाज़ आती है, ठीक है? वो लड़की होती है, उसके गले से किसी आदमी की आवाज़ आती है, इंसान की आवाज़ आती है। तो लड़की होते हुए लड़कों की आवाज़ आना, ठीक है? ऐसे आपको मैं बताता हूँ, हमारे इस गले के अंदर 16 तरह के वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और ये वोकल कॉर्ड्स हमें जन्मजात ही मिले होते हैं। जन्म के समय जैसे लड़के के अंदर लड़के वाली आवाज़ आती है, लड़कियों के अंदर लड़कियों वाली आवाज़ डेवलप होती है, और हम प्रैक्टिस के थ्रू इन वोकल कॉर्ड्स को ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी भी तरह की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी तरह की आवाज़ को बाहर निकाल सकते हैं। और सिजोफ्रेनिया का जो रोगी होता है, उसमें सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये लड़का है, फिर इसके अंदर से लड़की की आवाज़ आ रही, तो मे बी भूत प्रेत से ग्रसित है वो, या फिर उसके अंदर कोई प्रेत आत्मा घुस गई है। ऐसा बहुत कम होने का चांसेस रहता है। मैं मना तो नहीं करूंगा इसको, मे भी होता होगा, बट साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं इसको, तो सिजोफ्रेनिया एक्चुअल में एक मेंटल डिजीज है एक तरह से, ठीक है? इसमें हम ऐसी तरह के रिएक्शन करते हैं, ऐसी तरह का बिहेव शो करते हैं जो बिल्कुल अबनॉर्मल होता है, जो हमें एक सामान्य मनुष्य या सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं लगता, ठीक है? सो एक तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमें दिखाई लगती है कि भी हाँ कुछ अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बट सिजोफ्रेनिया एक मानसिक मंदता के या फिर मनोरोगी होते हैं, जिनको सही उपचार देने के बाद वो ठीक हो सकते हैं, ठीक है? और वैसे ही क्रेशमर ने क्या किया था, जो अपना जो क्लासिफिकेशन दिया, वो 4 टाइप्स का जो क्लासिफिकेशन दिया, वो उसमें से एक जो ऑब्जर्व जो उसने किया था वो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट थे। और सिजोफ्रेनिया और जो एक तरह से जो उत्साही जो लोग थे, उनके आधार पे इसने अपनी 4 टाइप्स की दिया के। चलिए अभी देखते हैं इनको जल्दी से। देखो यहाँ पर 4 जो टाइप्स बताए हैं, पहले मैं उनके नाम लिख देता हूँ, आप इनको उतार लीजिएगा। पहला आता है पिकनिक, दूसरा आता है एस्थेनिक, तीसरा आता है एथलेटिक, और चौथा आता है डिस्प्लास्टिक। ये 4 टाइप्स बताए थे। इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप स्थूलकाय, इंग्लिश में बोल सकते हैं आप कृशकाय, एथलेटिक को बोलते हैं हम पुष्टकाय, और इसको हम बोलते हैं विशालकाय। ये हिंदी और इंग्लिश में इन दोनों के नाम हैं जो क्रेशमर ने दिए हैं, ठीक है? पहली जो पिकनिक जो है, पिकनिक देखो नाम से क्या, पिकनिक छोटा तो कद होता है इनका, बिल्कुल
छोटा कद, ठीक है। शरीर भारी, बिल्कुल भारी सा शरीर है, और गोल शरीर होता है, ठीक है। क्लियर ये चीज़। और एक तरह से गर्दन जो होती है वो गर्दन छोटी, उसका साइज छोटा, और एक तरह से मोटी गर्दन होती है, ठीक है। छोटी और मोटी गर्दन, ये पहचान होती है किसकी? पिकनिक या स्थूलकाय जो व्यक्ति जो लोग होते हैं, ये लोग सामाजिक होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, ठीक है। खुश रहने वाले लोग होते हैं। एक तरह से इनका स्वभाव जो होता है वो बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है। इस तरह का जो स्वभाव है वो, ये ध्यान से देखना आप लोग, स्थूलकाय स्वभाव के जो लोग होते हैं उसको क्रेशमर ने नाम दिया है साइक्लोइड। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ये स्थूलकाय स्वभाव वाले व्यक्ति क्रेशमर के अनुसार क्या कहलाते हैं? साइक्लोइड कहलाते हैं, ठीक है। हो गया होगा क्लियर यहाँ पे, ठीक है। जब कोई व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो होते हैं पिकनिक टाइप के जो लोग होते हैं, जब उनमें मेंटल कोई डिजीज जो उत्पन्न होती है तो मैनिक डिप्रेशन के उसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैनिक डिप्रेशन का मतलब वही है जो मैं कह रहा था ना, एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट एक तरह से किसी को हो जाती है, या फिर आप इसको उत्साह विषादी बोल सकते हैं एक तरह से, उसको हम बोलते हैं। पिकनिक वाले इंसान में मैनिक डिप्रेशन का शिकार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। हो गया ये क्लियर। दूसरा है एस्थेनिक या कृशकाय, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। इनका कद तो एकदम से लंबा होगा, ठीक है, और शरीर बिल्कुल दुबला पतला, इतना भी दुबला नहीं लग रहा है जी सर, ठीक है। वजन कम होता है, वेट जो होगा वो काफ़ी कम मिलेगा, ठीक है। स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, अगर वजन कम है स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, और डे ड्रीमिंग करने वाले लोग होते हैं, दिन में सपने देखने वाले, ठीक है। और असामाजिक होते हैं, समाज के अकॉर्डिंग नहीं होते, ठीक है। इस तरह के इंसान में सिजोफ्रेनिया का, या हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में तो आपको लिख के बताना ही है मेरे को, सिजोफ्रेनिया को हिंदी में बोलते हैं हम मनोविदलता। इस तरह के एस्थेनिक पर्सनैलिटी जिस व्यक्ति की होती है वो सिजोफ्रेनिया का शिकार होने का पॉसिबल माना जाता है, ठीक है। और जैसे इसमें क्रेशमर ने साइक्लोड का नाम दिया था पिकनिक इंसान को, इसके स्वभाव को नाम दिया था साइक्लोड, वैसे एस्थेनिक प्रवृत्ति का जो कोई व्यक्ति है उसका स्वभाव जो कहलाता है वो सिजोइड कहलाता है, SCHIZOID। ये दो ही याद रखने, इन्हीं दो के नाम है, पिकनिक वाला साइक्लोड, एस्थेनिक वाला सिजोइड, ठीक है। ये स्वभाव हैं, साइक्लोड और सिजोइड क्या हैं? दोनों स्वभाव हैं, अलग अलग व्यक्तित्व वाले इंसानों के स्वभाव माने जाते हैं। ये इस प्रकार के व्यक्ति में अगर कोई मानसिक रोग उत्पन्न होगा तो वो किस तरह का होगा? वो होगा आपका मैनिक डिप्रेशन का। मैनिक डिप्रेशन उत्साह विषादी इसको हिंदी में बोलते हैं। जबकि एस्थेनिक प्रकार का कोई व्यक्ति होता है उसमें सिजोफ्रेनिया नाम का रोग होने की संभावना रहती है, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गए। तीसरा है एथलेटिक या पुष्टकाय। एथलेटिक जो स्वभाव का जो व्यक्ति है, इसकी देखो खिलाड़ी वगैरह नहीं होते हमारे, उनकी मांसपेशियां कितनी विकसित होती हैं, जो हाइट जो होती है वो मीडियम टाइप की होती है, वो ज़्यादा ना पतले होते हैं ना मोटे होते हैं, एकदम से शरीर सुडौल और बैलेंस्ड होता है, न तो वो चंचलता दिखाई देते हैं उनके बिहेवियर के अंदर, और न ही बिल्कुल मन से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उनको हम पुष्टकाय बोलते हैं। और चौथा है डेस्प्लास्टिक का, यानी इन तीनों का, पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक का मिक्सर होता है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्रेशमर और जो शेल्डन है उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या इसमें डिफरेंस था। दोनों का आधार एक था, शारीरिक रचना, लेकिन क्रेशमर ने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था ना वो ज़्यादा वो ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था, वैज्ञानिक नहीं था। साथ साथ आपको मैंने ये दो रोगों के नाम बताए थे, ये अबनॉर्मल हैं, यानी सामान्य व्यक्तियों की व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं करता क्रेशमर का ये सिद्धांत। यही फर्क है, यानी क्रेशमर और शेल्डन में अगर आपसे कोई फर्क पूछे तो आप बता सकते हैं क्रेशमर का जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो सामान्य व्यक्तियों की व्याख्या नहीं करता, और साथ साथ वो वैज्ञानिक भी नहीं है, वैज्ञानिक है लेकिन ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं है। तो ये आप इसके अंदर डिफरेंस बता सकते हो। अब क्रेशमर ने अपना वर्गीकरण ये दिया था, अब बचता है इसका लास्ट, इस टाइप का लास्ट जो कि शेल्डन ने दिया था, शेल्डन का वर्गीकरण। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। शेल्डन ने 1940 में ये अपना क्लासिफिकेशन दिया था, पहली बात तो आपको याद रखनी है। फिर ये सिद्धांत भी शरीर गठन के आधार पे था, फिजिक PHYSIQUE, ये भी इसके ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन फिजिक। और शेल्डन ने अपने इस थ्योरी को जो नाम दिया था वो कहा गया था सोमेटोटाइप थ्योरी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
क्रेशमर की जो प्रॉब्लम थी, जिस उस थ्योरी के अंदर जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करके इसको विकसित किया, इसको नाम दिया शेल्डन ने सोमेटोटाइप थ्योरी। ठीक है, अब ये जो सोमेटोटाइप थ्योरी थी, ये देने से पहले यानी शेल्डन का जो वर्गीकरण आया था वो एक्चुअल में 4000 कॉलेज स्टूडेंट थे। उन स्टूडेंट्स की जो कॉलेज स्टूडेंट्स की जो फोटो थी, जो पिक्चर्स थी, उन पिक्चर्स का एनालिसिस शेल्डन ने किया और उन्हीं पिक्चर्स के आधार पे अपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। और इसने 3 टाइप्स बताए हैं, इसने 3 तरह के वर्गीकरण बताए हैं। वो 3 तरह के वर्गीकरण यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, ये समझ में आ गई सारी स्टोरी इसकी। शेल्डन ने 1940 में दिया शरीर गठन फिजिक्स के अकॉर्डिंग, वही क्रेशमर ने दिया था। इसने अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया? सोमेटोटाइप थ्योरी। ठीक है, और इसने किया किसके बेस पे था? ये 4000 कॉलेज स्टूडेंट थे, उनकी जो पिक्चर्स थी, उन पिक्चर्स के एनालिसिस के आधार पे इसने अपना व्यक्तित्व का ये वर्गीकरण दिया था। ठीक है, अब इसने 3 टाइप्स बताए हैं, वो टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मुझे इनके हिंदी में नाम नहीं पता, अगर किसी को हिंदी में नाम पता हो तो जरूर बताना। एंडोमॉर्फी पहला नाम था, दूसरा था मेजोमॉर्फी, और तीसरा और लास्ट नाम था एक्टोमॉर्फी। ठीक है, जो एंडोमॉर्फी है वो जो शेल्डन ने सबसे पहला जो बताया था, कौन सा? पिकनिक, वो वाला सेम ही है। यानी इसको आप पिकनिक बोलोगे, जो मोटे हैं, ठीक है, नाटे हैं, हाइट में कम हैं, गोल गोल शरीर जिनका होता है और आराम पसंद है, खुश मिजाज हैं, वो वाले लोग कहलाते हैं एंडोमॉर्फी। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्रेशमर ने स्वभाव का नाम क्या दिया था, आप बताओगे अभी मेरे को? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्रेशमर ने पिकनिक जो व्यक्ति जो होते हैं उनके स्वभाव को क्या कहा था? साइक्लोइड। याद है आपको? साइक्लोइड कहा था। वैसे ही इस वाले स्वभाव को शेल्डन ने जो नाम दिया है वो क्या नाम है? वो है विसेरोटोनिया। क्या नाम है? विसेरोटोनिया। विसेरोटोनिया बताया है शेल्डन ने, साइक्लोइड बताया है क्रेशमर ने। ये फर्क है इन दोनों में। ठीक है, याद रखा होगा इसको। विसेरोटोनिया क्या है? स्वभाव है। एंडोमॉर्फी प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उसको शेल्डन ने विसेरोटोनिया का नाम दिया है, ये स्वभाव है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। दूसरा आता है मेजोमॉर्फिक। मेजोमॉर्फिक एस्थेनिक टाइप का इंसान क्रेशमर के अकॉर्डिंग है। हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होंगी, सारी गठन सुडौल होगा, दूसरों को आदेश देते हैं, ऑर्डर झाड़ते हैं ये लोग। ठीक है, आदेश देने में मजा आता है इनको, मेजोमॉर्फिक वाले लोगों को। ठीक है, और बहादुरी वाला कार्य करना ये पसंद करते हैं, यानी जिसमें रिस्क ज़्यादा हो। ठीक है, इनकी जो स्टेटमेंट होगी वो बिल्कुल फिक्स होगी, दृढ़ होगी, और एग्रेसिव बिहेवियर इनका शो होता है, आक्रामकता वाला व्यवहार जिसको आप बोल सकते हैं, वो वाला शो होता है मेजोमॉर्फिक के अंतर्गत। ठीक है, इनका जो स्वभाव होगा, जैसे उसमें क्या था? विसेरोटोनिया, तो यहाँ पे है सोमेटोटोनिया। सोमेटोटोनिया और विसेरोटोनिया एंडोमॉर्फी में, सोमेटोटोनिया मेजोमॉर्फी में कहलाता है। ठीक है, हो गया इतना, बस इतना याद रखना इसमें। तीसरा जो आता है एक्टोमॉर्फी। जो एक्टोमॉर्फी है, इनका कद जो बिल्कुल होगा वो लंबा होगा कद। ठीक है, पतले दुबले पतले होंगे, जैसा उसमें बताया गया था, एथलेटिक टाइप के। शारीरिक मांसपेशियां अनडेवलप होती हैं, विकसित नहीं होती हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं ये। ठीक है, लोगों से कम मिलना जुलना, बायकाट करते हैं बाहर के लोगों का। संकोचशील होते हैं, लज्जालु होते हैं, मतलब ज़्यादा घुलन मिलन सार के प्रति के नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, नींद संबंधी शिकायत रहती है इंसानों को, नींद से रिलेटेड समस्या होती है किसको? एक्टोमॉर्फी इंसानों को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव का नाम इसने दिया था सेरेब्रोटोनिया। सेरेब्रोटोनिया, तो तीनों आपको याद होने चाहिए। ये विसेरोटोनिया, इसमें सोमेटोटोनिया, और इसमें सेरेब्रोटोनिया। विसेरोटोनिया एंडोमॉर्फी से है, मेजोमॉर्फी से सोमेटोटोनिया, और एक्टोमॉर्फी से सेरेब्रोटोनिया। ये बताया था शेल्डन ने। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा आपके। अगर फिर भी नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा, अगर टाइम लगा तो दोबारा मैं आपको ये चीज़ें करवा दूंगा। और बट मैं चाहता हूँ अभी ये थ्योरी मैं पूरी कराऊँ, कंप्लीट कराऊँ। पर्सनालिटी वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइजिंग की बच गया, और भी सारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनकी थ्योरीज मेरे को करवाना, सॉरी पर्सनैलिटी वाला जो उन्होंने अपने अपना क्लासिफिकेशन दिया है टाइप्स का, वो भी करवाना है। और कल वाले सेशन में मैं इस पर्सनैलिटी वाले टॉपिक को पूरा करवाऊँगा। आज फिलहाल हम इतना ही करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेरे को बताइए अगर किसी को कुछ पूछना है। मुझे दिखाई क्यों दे रहे आप लोग? कहाँ गए? किसी का कमेंट नहीं दिख रहा मेरे को। एनीवे,
अगर आपको कुछ और इसमें से समझ, जो मैंने बताया इसमें समझ नहीं आया, या किसी को और इसमें कुछ ऐड करना हो तो मोस्ट वेलकम, और बताइएगा ज़रूर। हाँ, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जो मैंने बीच में जो क्वेश्चन डाले थे उनका जवाब मेरे को देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और लास्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए कि हाउ डू यू फाइंड माई पर्सनैलिटी, ठीक है। तो क्योंकि पर्सनैलिटी का टॉपिक था तो इतना पूछना तो बनता है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।